हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में। ये फ्रेंड्स पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं ये वाला प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ और आप विश्वास मानिए कि अगले मुश्किल से मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, है ना। अगले लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आप मेरे साथ देख लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन होंगे जो कि पेट की परीक्षा में डायरेक्टली आपको मिलने वाले हैं ना। देखिए यहाँ पे जो 50 नंबर की है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, तो आपको देखो करंट अफेयर के मैंने लगभग 15 वीडियो डाले हैं ना, उन सारे वीडियो को आप प्लीज देख लीजिए एक बार। वहां पे देखिए वॉइस की क्वालिटी थोड़ी सी कम अच्छी है, तो आप प्लीज देख लेना, कोऑपरेट कर लेना, है ना। और बाकी अभी जो वीडियो बनेंगे उनकी वॉइस क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। तो 15 करंट अफेयर की ये वीडियो और प्लस स्टैटिक जी के जो मैं इधर 4-5 वीडियो और डालने वाला हूँ जो आपके सामने आज पहली वीडियो होने वाली है। तो इन सारी वीडियोस को आप देख लोगे ना, आपको अच्छे खासे प्रश्न वहां पे देखने को मिलेंगे, पूरी गारंटी से मैं बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप प्लीज जो आपको फैक्ट नहीं आ रहे होंगे उनको आप लिख लेना और ये समझ जाइए कि मतलब ये एक तरह से अंतिम कील आप ठोकने जा रहे हो किसकी ताबूत में, पेट की परीक्षा की ताबूत में। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है, ये बिल्कुल ध्वस्त करने वाली वीडियो है ना पेट की परीक्षा को। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, जो आपको नहीं पता होगा लिखते चलना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन लिखा है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था। ये बताना आपको, धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था। तो धर्मचक्र के प्रवर्तन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो जो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उसको बोलते थे धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश जो दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और इन्होंने दिया था ये वाला ऑप्शन नंबर 20 सारनाथ में। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की लुम्बिनी, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। कब होता है? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। और कहाँ पे? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। और ये कहाँ पे होती है? ये होती है कुशीनगर में, जिसको कुशीनारा भी कहीं कहीं पे लिखा होता है। तो कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे इनकी मृत्यु होगी, आपको ध्यान रखना है। और जो इनके गृह त्याग की घटना थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, है ना, महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण, ठीक है, निष्क्रमण बोलते हैं उसको, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, समझ के रखना। गृह त्याग की घटना को 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ा था। और जो गृह त्याग का सिंबल होता है, ये भी आपसे पूछता है कि प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है, ठीक है। जो गृह त्याग की जो सिंबल है उसको घोड़ा था। और जो जन्म का इनका सिंबल था वो था आपका क्या हो जाएगा? बैल और कमल। ध्यान रखना, बैल और कमल जो है इनके जन्म का सिंबल है, प्रतीक है। इनके जन्म का सिंबल आपसे पूछेगा, समझ के रखना। पाटलिपुत्र की बात करें, यहाँ पे तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ये चीज समझना है। और अगर वैशाली की बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी, ये चीज ध्यान रखना। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश है वो अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद को संबोधित करते हुए कहाँ दिए थे? आपको ये ध्यान रखना है, ये इन्होंने दिया था श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। अपने प्रिय शिष्य आनंद को सबसे ज्यादा इन्होंने स्पीच दिया, सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिया, कहाँ पे? श्रावस्ती में। आप बिल्कुल ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का ये भी एक जिला है ना, तो जो कि सबसे कम पढ़ा लिखा जिला वर्तमान में है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बारे में इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। बाकी भी और बहुत सारे फैक्ट हैं, मैं धीरे धीरे अगले क्वेश्चन के दौरान आपको और बताता चलूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना। यहाँ पे बताना है किसी संस्कृति के, है ना, मतलब किसी कल्चर के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी कल्चर इज नोन एज, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे इथोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथोलॉजी। देखेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी नहीं, क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन इथोलॉजी जो होता है, इथोलॉजी होता है शब्दों की उत्पत्ति का, हाँ, शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी होता है शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन, और इथनोलॉजी होता है किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण का अध्ययन जो है। ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों नहीं है, आप छोड़ सकते हो। इथिक्स आप जानते हो, इथिक्स में नैतिकता का अध्ययन किया जाता है। और इथनोग्राफी में क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में मानव का अध्ययन किया जाता है। इसको भी छोड़ दीजिए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा, मुगल प्रशासन में मदद ए मास। देखिए इसको, देखिए नाम लिखा है मदद ए मास। मदद का मतलब होता है हेल्प करना, और हेल्प करना से आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए दी जाने वाली, तो मतलब हेल्प में किसी को कुछ आप देते हो ना, तो देखो विद्वानों को दी जाने वाली राजा सम्मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी। ऐसी जमीन जिस पर टैक्स नहीं लिया जाता था वो कहलाती थी मदद ए मास। और बात करें अगर हम लोग मुगल की, तो आप सबको पता होगा 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव कौन डालता है? बाबर डालता है। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हराता है, और यहीं पे लोदी वंश समाप्त होता है। और कौन सा वंश आ जाता है? मुगल वंश आ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो क्या बताएंगे? बाबर। स्थापना कब हुई है? 1526 में हुई है, कोई समस्या नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो मुगल की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ दिल्ली सल्तनत में आपसे पूछेगा, क्रम पूछेगा कि कौन सा, जैसे आप इसको थोड़ा समझ रखना, गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी, इन लोगों का क्रम ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन बनने वाला है, पहले ही बता दे रहा हूँ ना।
तो अभी मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आइए अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जी हाँ, यस, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है, देखिए ब्याज की दर को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो बताइए उस अर्थव्यवस्था में क्या होगा, क्या घटना घटेगी, वहां पे क्या इंपैक्ट होगा इकोनॉमी में अगर ब्याज की दर को, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर कम कर दिया जाए, तो जो है उस अर्थव्यवस्था में, उस इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अब आप सोचिए कि मान लीजिए आप किसी बैंक में जाते हैं और बैंक में आपको क्या है, ब्याज कम देना पड़ता है। लोन अगर आप लेते हो किसी बैंक से, अगर आपको ब्याज कम देना पड़ता है तो आप लोन ज्यादा लोगे, और जब लोन ज्यादा लोगे तो आपके पास पैसा ज्यादा होगा, और जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो आप क्या करोगे, उस पैसे को इन्वेस्ट ज्यादा करोगे। तो मतलब ये है कि अगर ब्याज की दर कम हो जाएगी तो जो निवेश है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। ब्याज की दर अगर क्या होगी, कम होगी, तो निवेश क्या हो जाएगा, जो वे में निवेश है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा। और सीधा समझ के रखिए इस चीज को, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। जब भी क्या होगा, और इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हो गई है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है मार्केट में, अर्थव्यवस्था में पैसे का ज्यादा प्रवाह हो जाना, है ना। तो अगर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हो गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, जो उसकी बैंक रेट होती है, बैंक दर जो होती है, बैंक दर मतलब एक तरह से कह सकते हो कि आरबीआई को जो अपना ब्याज लेती है उस ब्याज की दर को बढ़ाएगी। तो बिल्कुल अगर मुद्रास्फीति बढ़ी है तो ब्याज दर को क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको कम करने के लिए इस चीज को ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, हाँ जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया, तो पूर्ण स्वराज 1929 में हो जाएगा, सबको पता है। जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और कहाँ पे होता है, लाहौर में होता है। कहाँ पे होता है, लाहौर में अधिवेशन होगा, 1929 का लाहौर में अधिवेशन होगा। और 1911 में अगर पूछे तो जनगण मन पहली बार गाया गया था 1911 में, और यहीं पे दिल्ली दरबार लगता है। और 1912 में क्या होती है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन जाती है। 1911 में जनगण मन पहली बार गाया गया था। और कहाँ पे अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन, अपना राष्ट्र गान पहली बार गाया गया था, ठीक है। इस चीज को समझ के रखना। 1911 दिल्ली दरबार लगता है, और इस समय कौन रहता है गवर्नर जनरल, इस समय हार्डिंग रहता है, लॉर्ड हार्डिंग, है ना, हार्डिंग होगा। और 1917 की अगर हम लोग बात करें, 17, तो यहाँ पर एनी बेसेंट हो जाएंगी, पहली महिला, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी, कलकत्ता में होगा। और एनी बेसेंट यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे। और बाकी 1930 इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्षता करते हैं, है ना। और देखो ये पूर्ण स्वराज की बात कर रहा था, यहाँ पे बात कर रहा था पूर्ण स्वराज की। अगर केवल स्वराज की बात करता तो ये 1906 का हो जाता, जहाँ पे दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं, और ये भी कलकत्ता में होता है, ठीक है। तो 1906 में सिर्फ स्वराज की बात की गई थी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, लाहौर में हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे। अगला लिखा है 2011 में जो जनगणना हुई थी उससे पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। हाँ जी देखिए, कह रहा है कि 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में थी। आपको ये बताना है सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पर था। लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ पर था, तो सबको पता है बिहार हो जाएगा। लेकिन बिहार के बाद अगर आपसे पूछे दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो क्या आप बता सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दूसरे यहाँ पे दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर हमसे बिहार की बात पूछेगा तो क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद बात करेंगे राजस्थान की, है ना, राजस्थान के बाद बात करेंगे झारखंड की। तो आप इतना कम से कम याद रखना, झारखंड हो जाएगा, ठीक। तो बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, इस क्रम को आप याद रखना। और अगर पूछे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्य कौन है, ये तो सबसे कम पढ़े लिखे राज्य हैं। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा कौन से पढ़े हैं, तो आप सबको पता हो जाएगा, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, है ना। केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम हो जाएंगे, त्रिपुरा हो जाएंगे। तो इनका भी नाम याद रखना, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, है ना, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले ये राज्य हो जाएंगे। और सबसे कम पूछ रहा है आपसे तो बिहार हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। देखो छत्तीसगढ़ के बारे में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ छत्तीसगढ़ में एक खान है दांतेवाड़ा, है ना, छत्तीसगढ़ का एक जिला है दांतेवाड़ा, बैलाडीला नाम की खान है। दांतेवाड़ा में क्या है, दांतेवाड़ा एक जिला है और उसमें बैलाडीला नाम की खान है, जो कि लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जानी जाती है। झारखंड की झरिया खान जो है लौह उसके कोयले के लिए जानी जाती है। झारखंड की झरिया खान कोयले के लिए। छत्तीसगढ़ में कौन सी है, बैलाडीला, है ना, आपको समझ के रखना है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में बैलाडीला लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, लौह अयस्क। हाँ, अगला देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला यहाँ पे देखते हैं, उसी के बाद से थोड़ा सा वीडियो, एक मिनट जस्ट वेट। हाँ जी देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कांग्रेस के
नरम दल के नेताओं की का आंदोलन कैसा होता था, ये आपको बताना है कि नेताओं का जो नरम दल का आंदोलन था वो कैसा आंदोलन था, आपको बताना है। देखिए फिर से देखिए, नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी, आपको ये बताना है। किस टाइप का आंदोलन करते थे, पद्धति का मतलब है किस टाइप का वो लोग आंदोलन करते थे। देखो नरम दल नाम से ही जाहिर है, नरम दल है तो ये लोग कैसा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल करेंगे, जो नियमों के हिसाब से चलेगा वो वाला करेंगे। ये लोग तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उग्र वाला नहीं करेंगे, क्योंकि उग्र वाला कौन करेगा, गरम दल वाले करेंगे। तो नरम दल वाले क्या करेंगे, ये राज वाम बंद आंदोलन करेंगे। राज वाम बंद का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल आंदोलन करेंगे, राज वाम बंद आंदोलन करेंगे, ये चीज आप समझना। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है लीगल, कानून के हिसाब से जो उचित होगा उस प्रकार का आंदोलन करेंगे। तो बात करें नरम दल के नेताओं की, तो राज वाम बंद आंदोलन करेंगे। और बाकी गरम दल वाला आप सबको पता ही होगा, लाल बाल पाल, आपने बचपन से पढ़ा होगा, कोई समस्या नहीं है, लाल बाल पाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, ये बताना आपको। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यही सारे क्वेश्चन आपको पेट में मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने 25-30 प्रैक्टिस सेट कम से कम देखे हैं, और यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे क्षेत्रफल में आपको लगाने के लिए पूछ रहा है। बड़ा छोटा बताना है ना, लिटरेसी जैसे मैंने आपको बताया साक्षरता वाला, तो इसी टाइप की आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसी वीडियो को बढ़िया से देखें, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी का है आपका 1500 के आसपास है लगभग ओवर किलोमीटर, है ना, 1500 के आसपास कुछ है। अगर एग्जैक्ट बोले तो 1535 आप कर सकते हो, 1535 स्क्वायर किलोमीटर जो है, स्क्वायर किलोमीटर वाराणसी को हो जाएगा। और इलाहाबाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 5482 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और जौनपुर की अगर बात करें हम लोग तो ये 4000 के आसपास है। और अगर इसकी बात करें तो ये 3700 के आसपास है, आपका 37 है ना, 3700 के आसपास है। और ये इसकी बात करेंगे तो ये 4000 के लगभग 4000 के आसपास वर्ग किलोमीटर में है। तो आप देख सकते हैं वाराणसी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अपना दिए गए ऑप्शन में से हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम लोग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले कौन से हैं, तो आप सबको पता होगा लखीमपुर खीरी हो जाएगा। लखीमपुर खीरी हो गया, नंबर 1 पर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो सोनभद्र हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, है ना, दूसरे नंबर पे सोनभद्र। तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो हरदोई हो जाएगा, हरदोई हो जाएगा। और उसके बाद अगर हरदोई के बाद हो जाएगा सीतापुर, सीतापुर, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, सोनभद्र हो गया, हरदोई हो गया और सीतापुर। क्रम लगाने के लिए आपसे पूछता है पेट में, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना। अगर पूछे कि जो है आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़े कौन से हैं, तो उनको ध्यान रखना है आपको। पीएमजी, पीएमजी प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। पीएमजी प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। मुरादाबाद को बोलते हैं आपकी पीतल नगरी बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है। तो प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद ये क्या हो जाएंगे बताएं, ये आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले हो जाएंगे। इन चीज को समझना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन जस्ट वेट, हाँ जी। नेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। देखो मॉडर्न जो इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वहां से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं पेट की परीक्षा में। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 1908। यहाँ पे जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, बोल रहा हूँ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों लोगों ने इस काम को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, खुदीराम बोस को यहाँ पे पकड़ के फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस जी को, आपको ध्यान रखना है 1908 की ये घटना है, ये समझना। और 1907 की अगर हम लोग बात करें तो सूरत में अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, सूरत में होता है। और कांग्रेस में फूट पड़ती है, मतलब कांग्रेस का जो है विभाजन हो जाता है 1907 में, सूरत में होता है, आपको समझना है। 1907 का सूरत हो जाएगा। और रास बिहारी बोस यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे। 1909 की बात करें, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो यहाँ पे कौन सा एक्ट आता है, मार्ले मिंटो, आपको सबको पता होगा मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो में क्या होता है, मार्ले मिंटो में क्या होता है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। आपसे पूछता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किस एक्ट के तहत आया था, तो मार्ले मिंटो एक्ट के तहत आया था। 1911 मैंने आपको पहले बताया, दिल्ली दरबार लगता है लॉर्ड हार्डिंग के समय में, है ना, और पहली बार जनगण मन गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुंडा जनजाति आपको बताना है किस राज्य में निवास करती है, ये बताना है। मुंडा जनजाति कौन से राज्य की है, ये बताना है आपको। बताइए मुंडा जनजाति कौन से राज्य की है, ये बताना है। तो मुंडा जनजाति कहाँ की हो जाएगी, बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा, ये झारखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। मुंडा जनजाति कहाँ की हो जाएगी, झारखंड राज्य की हो जाएगी। बात करेंगे अपने यूपी की, तो यहाँ से आपको याद रखना है थारू जनजाति का नाम, है ना, थारू।
थारू जनजाति याद रखना है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। दीपावली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आपको भील और गोंड याद रखना है। भील और गोंड है ना, कौन सी है? भील प्लस गोंड है ना। गोंड यहाँ पे है, दो जनजातियां भील और गोंड, इनको आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की जनजातियां हो जाएंगी, जो कि इंपॉर्टेंट है। अपने यूपी वाली जरूर याद रखना, थारू जनजाति है, ये जो है दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है, समझना। मुंडा कहाँ की हो जाएगी? झारखंड की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट लिखा है कि समुद्री जल की लवणता घटती है। देखो समुद्री लवणता का मतलब होता है सॉल्ट, है ना, नमक। नमक की मात्रा ज्यादा होगी किसी पानी में, उसको तो बोलेंगे वो लवणीय पानी है ना। तो घटेगी कब? आप सबको पता है कि जो वर्षा का जल होता है, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर, ये पानी का शुद्धतम रूप होता है। वर्षा का जल जो होता है पानी का क्या होता है? शुद्धतम रूप होता है। तो सीधी सी बात है, जब वर्षा होगी तो क्या होगा बताएं? तो अधिक वर्षा होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? लवणता घट जाएगी। सिंपल सी बात है ना। अगर मान लो खूब लवण वाला पानी है, नमकीन सा पानी खूब भरा हुआ है, और इसमें आप शुद्ध पानी मिला दोगे तो इसकी लवणता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो ये थोड़ा कम नमकीन हो जाएगा, बहुत आसान सी बात है। तो अधिक वर्षा होती है तो लवणता घट जाती है, बहुत ज्यादा। बेसिक क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना। तो बिल्कुल एकदम इनको आप तैयार करके जाइए ना। देखेंगे 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी जेल में रखा गया? देखिए यहाँ पे चलाया गया था जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, और ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों ने चलाया था, ऑपरेशन जीरो आवर। तो इसी ऑपरेशन जीरो आवर में क्या किया गया था? जो राजनेता, जो भी क्रांतिकारी अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र कर रहे थे, कोई भी काम कर रहे थे, उनको बिना किसी अपील दलील के इनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था। तो इसी क्रम में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको बिहार का गांधी बोला जाता है, इनको भाई साहब को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था, जो कि पटना में है। बांकीपुर जेल कहाँ पे है? पटना में। ठीक, तो इनको 1942 में, और 1942 आपको पता है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है, और इसी में गांधी बाबा ने क्या कहा था? करो या मरो, 8 अगस्त 1942 को, है ना, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है ओजोन परत बताता है ना। यहाँ पे बताता है पूछ रहा, ओजोन परत बताता है, तो क्या बताता है? पढ़िए ऑप्शन। अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, शनि ग्रह पर की गई आधुनिक खोज, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत। नीचे की तो कोई बात ही नहीं है, पृथ्वी के नीचे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ऊपर की बात कर रहा है तो बिल्कुल ऊपर हो जाएगा, और ये एक तरह से कह सकते हो आपकी 15 से 35 किलोमीटर, ज्यादा बढ़िया होगा ऑप्शन, है ना। 15 से 35 किलोमीटर जो है समताप मंडल में एक मोटी सी लेयर होती है, जिसको O3 बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं, है ना। ओजोन क्या है? ओजोन एक प्रकार की गैस की परत है, जिससे छनकर परावैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आती हैं, तो हम लोगों को नुकसान नहीं करती हैं। अगर परावैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें डायरेक्ट हम लोगों के पास अगर आ जाएंगी तो हम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अगर ओजोन से छन कर आती हैं, जो कि समताप मंडल में, आपको याद रखना है समताप मंडल में है, समताप मंडल में ना ओजोन पाई जाती है, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, एक चीज नाम याद रखना आपको, डॉप्सन, है ना, डॉप्सन। तो डॉप्सन जो है एक यंत्र है जिससे ओजोन की मोटाई को मापा जाता है। डॉप्सन एक प्रकार का यंत्र है जिससे ओजोन की मोटाई को मापा जाता है। तो पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। डॉप्सन से इसकी मोटाई को मापते हैं, है ना। ये सब आपको याद रखना है। 16 सितंबर को आप जानते हो ओजोन दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को, है ना। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला लिखा है हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम लगाएं। देखिए यहाँ पे क्रम की बात कर रहा है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि क्रम वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है ना। तो जैसे जितने भी, जैसे एक चलिए आपको मैं लगाया बता दे रहा हूँ। जैसे एक चीज, चलिए जस्ट वेट, ये आपसे पूछेगा ना, दिल्ली सल्तनत के जो ये राजवंश थे, ये आपसे पूछ सकता है कि इनका क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे गुल खिलाया तुमने, शायद लो मुगल आ गया, तो ऐसे याद करेंगे। गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और उसके बाद है शायद लो, है ना, शायद लो है यहाँ पे, लोधी वंश और मुगल वंश, और उसके बाद मतलब अंग्रेज उसके बाद आ जाएंगे। तो इस क्रम को याद रखना, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल और अंग्रेज, है ना। और इसमें सबसे ज्यादा जो शासन किया था वो किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था। ये चीज भी पूछी जाएगी आपसे, तो ये इस चीज को आपको समझ कर, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे जो आपसे 114 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्रम को आप याद रखना। इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।